ठीक है। अच्छा, तो अब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना अभी, कि आपने प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के बाद आपने प्लाज्मिड में एक अलग से जीन इंसर्ट किया और फिर उसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को दोबारा से एक लाइव सेल में भेज दिया। अब वो लाइव सेल जिस तरह डिवाइड करेगा अपने टाइम के हिसाब से, उस तरह वो आपका जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो भी डिवाइड करेगा और उसकी डिवीजन और उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और इस तरह से आप लेवल पर एक जीन को डिवाइड करके, यानी एक नया जीन किसी प्लाज्मिड में एंटर करके आप उसको हाई लेवल पे ग्रो करवा के इंडस्ट्री को जो है वो बड़े पैमाने पे फायदा पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बायोटेक्नोलॉजी की, जो कि सिर्फ यूजफुल पर्पसेस के लिए ही यूज की जा सकती है, इसको आप नेगेटिव पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते। ठीक है, यानी ये बायोटेक्नोलॉजी का रूल नहीं है, आपने उसको हर सूरत जो है वो बेनिफिट के लिए ही यूज करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे उन्होंने मतलब ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जैसे जो नेचुरल सिस्टम है उसमें तो ये होता है ना कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, यानी माँ बाप से बच्चों में जो है वो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, जो कुदरती जीन्स ट्रांसफर होते हैं, जो हम सब में हुए होंगे ट्रांसफर। तो इस जो हम ये तो है ना कुदरती चीज, यानी जो जेनेटिक्स में होता है कि आपको नेचुरल एक तरीके से जो है वो जीन पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। एक होता है आर्टिफिशियल तरीका, जो ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का तरीका, जिसमें आप अपनी मर्जी से एक जीन को कट करते हो एक जगह से और उसको उस जगह से निकाल कर इंजाइम्स या मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से आप एक जगह से निकाल के आप इंजीनियरिंग जो अदर देन नेचुरल मेथड होती है, यानी जो आर्टिफिशियल तरीके से, ये आर्टिफिशियल तरीका ही है ना कि आप इंजाइम से उसको कट कर रहे हो, एक नई जगह पर उसको एंटर कर रहे हो। जबकि जो कुदरती तरीके है उसमें तो अल्लाह की तरफ से होता है कि पेरेंट्स से बच्चों में होते हैं, लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड है वो आर्टिफिशियल मेथड है टू क्रिएट वेरिएशन, टू क्रिएट न्यू जीन्स। ठीक है। अच्छा, अब हमारी बॉडी में ये थोड़ी सी मोलेकुलर बायोलॉजी भी इन्होंने बायोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आ गए हैं, चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है, मैंने आप लोगों को बताया कि वो उसके अंदर एक पूरा जिनोम होता है जिसको हम जेनेटिक मेकअप बोलते हैं। ठीक है, यानी उसके अंदर जीन से मिलके वो बनी हुई है। तो होता क्या है कि आप सबसे पहले ये जो जीनोम है ना, यानी ये जो जीनोम है जिसके अंदर डिफरेंट जीन्स होते हैं, यानी अगर हम इसके छोटे छोटे से पार्ट्स बना दें तो इसका मतलब ये है कि ये सारे जीन्स हैं। तो जीन्स की हर वक्त प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स का मतलब ये है कि जो क्या जो यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और यूकैरियोट जैसे प्लांट सेल हो गया, ह्यूमन सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, जिनके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज होती हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसको हम ट्रू सेल नहीं बोलते हैं, उसके अंदर डिफाइंड जो है वो ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह उसमें नहीं होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में होती हैं। तो बेशक प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दो ऐसे मैकेनिज्म्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो होने ही होने हैं, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। तो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, यानी जो ट्रू सेल होता है, जिसमें एग्जांपल आ गई प्लांट या एनिमल की, उसमें क्या होता है कि एक जीन बनता है, उस जीन का जो है ना, उस जीन में होती है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से बन जाता है mRNA, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये इसकी कॉपी होती है, ये कॉपी नहीं होती है, सॉरी, ये कह सकते हैं कि ये उसकी रिफाइंड फॉर्म है, mRNA जो है ना उसकी रिफाइंड फॉर्म है। और जो इस स्टेप को जो एंजाइम कैटालाइज प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो है वो बनते हैं, अमाइनो प्रोटीन बनती है ना, तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते हैं जो कि एक बड़ी प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं।
अच्छा, अब यूकेरियोटिक सेल में होता है कि पहले डीएनए होता है, डीएनए कह लो, जीनोम कह लो या जीन कह लो, कि उसके बाद जो एक स्टेप हो गया ट्रांसलेशन के, यहाँ पर इंजाइम्स आएंगे, बारी बारी अपना काम करेंगे और क्या करेंगे, प्रोटीन प्रोडक्शन करेंगे। ये होता है यूकेरियोटिक सेल में। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो रहा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह नहीं होता, यानी आरएनए बन रहा होता है और एट द सेम टाइम उस पर प्रोटीन बन रही होती है, अपना काम कर रही होती है, फिर से दोबारा से नए जीन का एमआरएनए बनता है और फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन बनती है। जिस तरह यूकेरियोटिक में होता है ना कि एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है, प्रोकैरियोट्स में वैसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो उन्होंने लिखा क्या है कि प्रोकैरियोट्स में होता क्या है, बेसिकली प्रोकैरियोट्स में एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए इज रिप्रेजेंटेड इन आरएनए। यानी जो पहले डीएनए था ना, यानी जो जीन था जिसको हम डीएनए बोल रहे हैं, हमने बोला ना कि उसका एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो प्रोकैरियोट्स के केस में ना जो डीएनए होता है ना, उसकी एग्जैक्ट कॉपी जो एमआरएनए की होती है ना, वो मतलब क्रिएट हो जाती है प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकेरियोट्स में ये होता है कि जो डीएनए के बाद जो एमआरएनए बनता है ना, उसमें थोड़ी सी स्लाइट वेरिएशन होती है। बट प्रोकैरियोट्स के केस में एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए जो है ना, वो आरएनए की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है और फिर ये डायरेक्टली कोड करती है अमाइनो एसिड को, जो कि प्रोटीन बनाते हैं, यानी डायरेक्टली अमाइनो एसिड प्रोड्यूस कर देती है जो प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बारे में मैंने बता दिया है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है, जब वो अमाइनो एसिड में चेंज हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो ऊपर जो एमआरएनए बना था ना, एमआरएनए के साथ आके ना राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे। राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स वो वाले ऑर्गेनेलिज हैं जो प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं, ये सेल के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स जो है ना, इनके इनके ऊपर से अमाइनो एसिड सीक्वेंस गुजर रहा होता है और ये प्रोटीन जो है ना ऐसे प्रोड्यूस करते जाते हैं। यानी ये अमाइनो एसिड, उनके अंदर तीन तीन अमाइनो एसिड के कोडोन को ना, 1 2 3 3 अमाइनो एसिड के कोडोन को ना, कोडोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन जेनेटिक कोड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अमाइनो एसिड्स बनाई जाते हैं। फिर अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन की लंबी चेन बना लेते हैं। तो इस तरह करके ना ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है कि राइबोसोम्स की मदद से, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, जब एमआरएनए बना होता है ट्रांसक्रिप्शन में, जैसे ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, राइबोसोम्स उसके आगे, उसके इर्द गिर्द आके इकट्ठे हो जाते हैं। दो सब यूनिट्स उसके होते हैं, ये पहला सब यूनिट होता है, ये सेकंड सब यूनिट होता है। ठीक है, तो दोनों सब यूनिट्स बारी बारी आके उसके साथ कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होते ही साथ ही वो जेनेटिक अमाइनो एसिड के जेनेटिक कोड्स को पहचानते हैं और वो प्रोटीन प्रोडक्शन यानी अमाइनो एसिड बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ठीक है, एट द एंड ऑफ रिकॉर्डिंग या एट द एंड ऑफ लेक्चर आप मेरे से इसके बारे में क्वेश्चंस कर लेना अगर आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि आप एक जगह से दूसरी, एक जगह से इंजाइम्स की मदद से एक जीन को कट करते हो, फिर दूसरी जगह पे इंसर्ट कर देते हो। अब इसके लिए जो जेनेटिक टूल्स चाहिए होते हैं ना, वो क्या क्या है, एक तो इंजाइम चाहिए जिसने एक जगह से उसको कट करना है। ठीक है, और उसके बाद ये प्लाज्मिड में यहाँ लाके इंसर्ट कर देना है। ठीक है, लाइगेशन कर देंगे। तो इंजाइम चाहिए, वेक्टर चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्लाज्मिड। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, प्लाज्मिड बोल दो या वेक्टर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए होता है, सीडीएनए बैंक या सीडीएनए लाइब्रेरी। सीडीएनए बैंक या सीडीएनए लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आपके पास वो वाला डीएनए मौजूद होना चाहिए जिसमें से आपने जीन को निकालना है। यानी जिसमें से आप एक जीन लेना चाहते हो ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप प्लाज्मिड के अंदर एंटर करना चाहते हो, तो वो वाला भी तो आपके पास डीएनए या वो वाला भी तो आपके पास जीन होना चाहिए ना, जो कि प्लाज्मिड में एंटर हो सकता है। और वो वाला जीन लेने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि उस जीन्स की खुसूसियात पढ़ोगे कि जो जीन आप प्लाज्मिड में एंटर करना चाहते हो, यानी जो जीन को आप प्लाज्मिड में एंटर करके मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट भी है कि जीन बैंक, जीनोमिक लाइब्रेरी
कि आपके पास जितने भी जीन्स हैं उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, कि आप इस जीन को, यानी अगर सपोज आप इस जीन ए को उठा रहे हो ना, किसी लाइब्रेरी से उठा रहे हो ना, यानी आप उसको उसके पूरे जीनोम से उठा रहे हो, तो जब आप उसको उठा रहे हो ना, उठा के फिर आप उसको एक प्लाज्मिड में एंटर कर रहे हो, तो आपको इस जीन की पूरी खुसूसियात पता होनी चाहिए कि जब ये प्लाज्मिड में जाएगा तो प्लाज्मिड दोबारा इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इसको लेके चला जाएगा, तो ये अगर इसकी हाई लेवल पे प्रोडक्शन होती है या इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है तो उसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि उसके ड्रॉबैक या उसके फायदे क्या क्या हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इंजाइम्स है ना, जो मैंने बताया कि वो कटिंग करेंगे, यानी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस जीनोम से आप आइसोलेट करोगे, यानी जिस जीनोम से आप निकालोगे और फिर आप उसको प्लाज्मिड में एंटर करोगे, तो ये जो इंजाइम्स है ना, इंजाइम्स या मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से आप करोगे। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स जो ये काम करती हैं, वो उनमें कौन किस किस की एग्जांपल आ जाती है, उसमें आ जाती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है कटिंग करना, और एंडोन्यूक्लियोसिस होता है जो अंदर से कटिंग करते हैं, ठीक है, इनसाइड कटिंग करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक जीनोम है ना, इसमें से आपने इस जीन की कटिंग करनी है, तो ये इसके लिए जो एंजाइम यूज होगा ना, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस होगा, यानी अंदर से कटिंग करेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एसआई न्यूक्लियस। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज, जो डीएनए को आपस में जोड़ते हैं। एक तो आपकी यानी वो क्या करते हैं कि दोनों पार्ट्स को, यानी जीन को, और जिसमें आप उस जीन को एंटर कर रहे हो ना, प्लाज्मिड को, उसको आपस में जोड़ देते हैं। लाइगेज मतलब जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं अल्कलीन फॉस्फेटेज, ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। कुछ होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, बड़े जो है ना, वो इंटरेस्टिंग से एंजाइम्स है कि जब आप डीएनए से एमआरएनए बनाते हो ना, एमआरएनए बनाते हो और एमआरएनए से आप प्रोटीन बनाते हो, तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एमआरएनए को बैक डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एमआरएनए को बैक डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम्स इसके लिए यूज होते हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, जो एमआरएनए को बैक डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। और कुछ एंजाइम्स होते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस, जैसे हमने भी पढ़ा कि वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पढ़ा ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। तो इस तरह के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि पॉलीमराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम जो है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, और इन एंजाइम्स के अपने अपने फंक्शन है। अगर ये एंजाइम्स मौजूद नहीं होंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप करो क्योंकि जेनेटिक पर फिनिश हो गया। हाँ जी, अब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि है एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, अब इसके बारे में हम ऑलरेडी भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, यानी हमने मतलब इसको जो है वो वक्तन फक्तन जो है ना, एसिड बेस को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को जो है ना, हमने पढ़ा है, यानी डिफरेंट उसमें ना, जब भी हम आयंस के बारे में या हम इन चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। तो एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है बॉडी में? आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में हर तरह की स्पीशीज होती हैं। आयोनिक स्पीशीज भी होती हैं। आयोनिक का मतलब ये है कि चार स्पीशीज होती हैं जिसमें प्रोटॉन्स। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की कंडीशंस क्रिएट होती हैं जिसको हम बोलते हैं एसिडिक कंडीशंस और बेसिक कंडीशंस। एसिडिक कंडीशंस जो है हमारी बॉडी में आती हैं हाइड्रोजन आयंस की वजह से, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना, ये हमारी बॉडी को एसिडिक कंडीशंस देते हैं। और बेसिक कंडीशन हमारी बॉडी में आती है जब हाइड्रोक्सल आयंस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यानी जब
आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस आपकी बॉडी में कनेक्ट होते हैं, सॉरी, जब बेसिसिटी क्रिएट हो सकती है। एसिडिटी का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, और बेसिसिटी का मतलब ये है कि हाइड्रोक्सिल आयंस की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी लिक्विड मीडियम में जितनी भी चीजें मौजूद है ना, इन सबका बैलेंस रहे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपकी बॉडी में हर तरह की जो लिक्विड मीडिया है ना, उसका बैलेंस रहेगा ना, यानी अगर आप पानी का इंटेक ठीक रखोगे, आपके प्लाज्मा का लेवल ठीक रहेगा, आपके ब्लड में जो है जितना वो मतलब जितना वो थिन या थिक होना चाहिए जितना वो रहेगा, उससे आपकी बॉडी जो है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो जितने भी आपकी बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं ना, वो तभी बैलेंस में रह सकते हैं अगर आपकी बॉडी का एसिडिक और बेसिक सिस्टम तेजाबियत, तो स्टमक में तेजाबियत हो जाती है, ठीक है। तो ये जो स्टमक एसिडिटी होती है ना, वो क्यों होती है कि एक तो पहली बात ये है कि स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें होता है। उसकी ऑलरेडी पीएच होती है, पीएच का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी एसिडिक in नेचर होता है। फिर आप कुछ स्पाइसी खा लेते हो, या अगर आपने कुछ ऐसे फूड्स का इंटेक कर लिया जिससे वो एसिडिक इन्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गया, तो फिर आपको स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कि आपको मैदे में तेजाबियत हो गई है, ठीक है, यानी आप एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जब वो एसिडिटी नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ेगी ना, जबकि ऑलरेडी वो एसिडिक है, क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी एसिडिक है, जब आप मजीद उसके अंदर स्पाइसी फूड या कुछ इस तरह का फूड खा गए जिसके अंदर एसिडिक आइटम्स ज्यादा होती हैं, तो आपको स्टमक में तेजाबियत होती है, और उससे आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी ऑब्वियसली आपको ठीक महसूस नहीं होता, उससे आपका स्टमक इश्यू हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, आप कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। तो इसको इसको हम कहते हैं कि आपकी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, प्लस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। तो जब भी आपकी बॉडी के इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर यानी जो अंदर की तरफ होते हैं, यानी सेल्स के अंदर की सारे फ्लूइड्स होते हैं, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, अगर उनका लेवल जो है एब नॉर्मल हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्सिल आयंस, तो आपको जो है आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब ये बात याद रखना कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कि वो होते हैं केटाइंस यानी पॉजिटिव आयंस, और जो हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं ना यानी नेगेटिव, जिनके ऊपर चार्ज होता है, उनको हम बोलते हैं एनाइंस। जिसके पास दो दफा एन आ रहा है ना, यानी इसमें दो एन है ना, तो इसको यहां से याद रखना कि एनाइन जो है वो नेगेटिव कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जिसके पास एन नहीं है ना, सी है, उसको याद रखना कि वो पॉजिटिव स्पीशी होती है, यानी प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब आगे उन्होंने बताया हुआ कि जो एसिड और बेसिक से रिलेटेड टर्म्स हैं, तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि एसिड का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन आयंस, हाइड्रोजन आयंस या केटायनिक स्पीशीज ज्यादा हो जाएंगी एज कंपेयर टू नेगेटिव एनाइंस, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हो गया एसिडिक, ठीक है। इसके अलावा हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड का मतलब ये है कि ऐसी स्पीशी, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है ना, ये हाइड्रोजन आयंस या केटाइन स्पीशीज ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सलाहियत रखता है कि वो इन प्रोटॉन्स को दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट कर सके जिनके पास प्रोटॉन कम है, ठीक है। दूसरे मायनों में हम इसको ये भी कह सकते हैं। एसिडिटी का मतलब ये है, यानी इसी से ही टर्म जुड़ी है एसिडोसिस, उसका मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटॉन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रोटॉन आयन का लेवल जो है ज्यादा हो जाए, तो और आपकी जो पीएच है ना वो 7.4 से कम हो जाए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पीएच जो है ना एक स्केल होता है जो कि एसिडिक और बेसिक को ना मेजर करता है, 1 to लेकर 14 तक इसका स्केल होता है। 7 जो सेंटर में आता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं,
ठीक है। 1 to 7 को हम एसिडिक बोलते हैं, 7 to 14 को हम बेसिक बोलते हैं। ठीक है, तो जब पीएच जो है ना वो 1 to 7 में फॉल कर रही होती है ना, उसको हम बोलते हैं कि वो एसिडिक है। जब पीएच जो है ना वो 7 से लेकर मतलब 8 से लेकर 14 तक फॉल कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो बेसिक है। और जब सेंटर में होती है ना, उसको हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा, तो अब होता क्या है कि जो मैंने बताया ना कि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है प्रोटॉन्स की वजह से, और बेसिक एनवायरनमेंट होता है हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से। अच्छा, अब एक टर्म होती है पीएच और एक टर्म होती है पीओएच। तो पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, हाइड्रोजन आयंस, सॉरी बच्चों, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, और पीओएच होता है नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन, होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, और पीओएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अच्छा, अब होता क्या है, जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ रही है ना, तो हाइड्रोजन आयंस कम हो रहे होंगे। यानी अगर पीएच इंक्रीज हो रही है आपस में, और अगर पीएच जो है ना वो कम हो रही होगी, तो हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे होंगे। ठीक है, दोनों इन सब का आपस में ऑपोजिट रिलेशन है। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एसिडोसिस क्या होती है कि जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, इसका मतलब ये है कि पीएच जो है वो कम हो जाएगी। तो पीएच जो है ना वो 7.4 से कम हो जाती है, तो इसको हम कहेंगे कि एसिडोसिस हो गई है। और बेसिक का मतलब क्या है, दिस इज अ सब्सटेंस व्हिच कंबाइन विद हाइड्रोजन आयन। यानी बेस का मतलब ये है कि जब आपके पास हाइड्रोक्सिल आयंस की स्पीशीज ज्यादा हो जाए और प्रोटॉन स्पीशी यानी हाइड्रोजन आयन की स्पीशी कम हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो बेस है। और इसको हम दूसरे मायनों में कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास से हाइड्रोजन कम हो गया है ना, हाइड्रोजन आयंस कम हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हो गए हैं, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है। एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए। जबकि बेस वो स्पीशी है जिसके पास हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए हैं, तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, यानी प्रोटॉन को लेना चाहता है, क्योंकि प्रोटॉन की कमी हो गई है ना। तो इस बेस को हम प्रोटॉन एक्सेप्टर बोलते हैं, और एसिड को हम प्रोटॉन डोनर बोलते हैं। अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज द प्रोटॉन डोनर, तो आपने एसिड पे टिक करना है। और अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आए कि प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन सा है, तो आपके फॉरन माइंड में आना चाहिए कि वो बेस है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होते हैं और प्रोटॉन्स कम होते हैं। एक ही चीज ज्यादा हो सकती है ना, एसिड में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और बेस में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब जो है ना वो उन्होंने फिर नीचे लिखा हुआ है अल्कली। अल्कली क्या होती है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ द अल्कलीन एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम विद द हाई बेसिक आयन सच एज हाइड्रोक्सिल आयन। यानी जब सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं अल्कली। और अल्कलोसिस का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयंस की बढ़ गई है। हाइड्रोजन आयंस कम हो गए, हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हो गए। अब जब हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो इससे ऑपोजिट क्या होगा? पीएच इंक्रीज होगी, क्योंकि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन, क्योंकि नेगेटिव लॉग है ना, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जो चीज नेगेटिव में होती है वो ऑपोजिट जाती है। तो अगर पीएच बढ़ रही है तो हाइड्रोजन आयंस कम होंगे। तो यहाँ पर जब अल्कलोसिस एनवायरनमेंट में जब पीएच जो है वो 7.4 से ज्यादा होगी ना, यानी 7, क्योंकि एसिडोसिस में 7.4 से कम हो रही थी, यानी एसिडिक साइड पर आ रही थी स्केल के अकॉर्डिंग। और अगर अल्कलोसिस की बात करें तो 7.4 से ज्यादा हो रही है, यानी 8 की तरफ जा रही है। ठीक है, 8 से मुराद है कि बेसिक की तरफ जा रही है, तो उसमें हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हो रहे हैं, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, और पीएच जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया कि पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, अच्छा हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के बफर सिस्टम प्रेजेंट है। ये जो सारे एसिडिक और बेसिक कह लो सॉल्ट्स है ना, यानी जो आयंस हैं, ये हमारी बॉडी में बफर बनाते हैं। बफर का आप आसान 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 मतलब इसको लैंग्वेज में कहा जाए तो बफर का मतलब ये है कि ऐसे ये लिक्विड मीडिया होता है जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली कुछ आयंस होते हैं, जैसे हो गया कुछ वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स का मतलब ये है कि उनकी जो एसिडिटी है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। कुछ बेसिस होती हैं, इसके अलावा उसके अंदर कुछ बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड होते हैं। बाइकार्बोनेट होता है HCO3 और कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। ये जो है ये मौजूद होते हैं और ये क्या करते हैं, ये आपकी कार्बन जो लंग्स, आप ऑक्सीजन का हर वक्त इनटेक कर रहे होते हैं ना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज रहे होते हो, तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं। और इसके अलावा क्या कर रहे होते हैं कि ये जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड के आपस में रेशियो है ना, वो 20:1 होती है। यानी बाइकार्बोनेट 20 होता है और कार्बोनिक एसिड 1 होता है। और अगर इस रेशो से गड़बड़ कोई और रेशो होती है ना, यानी अगर इस रेशो से कुछ चेंज रेशो आती है तो उससे आपकी पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी, और पीएच के डिस्टर्ब होने से या आपको एसिडिटी हो सकती है या आपकी बॉडी में बेसिसिटी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बफर्स होते हैं ना, ये आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रहे होते हैं या आपकी बॉडी के एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट को बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी बॉडी में जो सिस्टम्स है ना, यानी जो बैलेंसिंग कर रहे हैं, उसमें कौन से आगे एसिड बेस बफर सिस्टम आ गया। ये मैंने आपको बता दिया कि एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, बेसिक एनवायरनमेंट होगा तो हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाते हैं, जो रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन का इनटेक करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक करते हो। और रीनल सिस्टम आ जाते हैं जिसको हम किडनी सिस्टम बोलते हैं। तो जो एसिड बेस सिस्टम है ना, ये पीएच को बैलेंस, ठीक है। होम्योस्टेटिक का मतलब है बैलेंस, कि जो आपकी बैलेंस है ना, एसिड बेस का बैलेंस, वो पीएच आपकी कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये वो वाली सारी बातें रिपीट हुई हुई हैं कि अगर आपकी बॉडी में एसिडिक या बेसिक एनवायरनमेंट होगा तो आपकी पीएच चेंज हो जाएगी, और पीएच जो है, पीएच चेंज होने से आपकी बॉडी के वीक एसिड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में चेंज हो जाएंगे और कुछ सॉल्ट्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो टाइम ड्यूरेशन है ना इस बफर को मैनेज करने का, वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड है, यानी कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही जो है ना आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है। और कुछ बॉडी फ्लूइड्स जो हैं जो आपके सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कर रहे हैं, वो हो गया कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम, एक होता है फॉस्फेट सिस्टम, एक होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिस्टम, और एक होता है प्रोटीन सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स मिलके जो है ना ये आपकी बॉडी के बफर सिस्टम को या बॉडी के फ्लूइड को, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या है कि ये जो सारे यानी इनके फंक्शंस में लिखा हुआ है कि ये जो सारे आपके बॉडी में जो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिसमें आ गया हम जितने भी ये सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, ये जितने भी सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं, ये आपकी बॉडी में जगह जगह पर एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, डाइजेशन कर रहे होते हैं और एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल, एसिड बेस में रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर इन न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी ना, तो आपकी बॉडी नेचुरली तौर पर जो है वो डिजास्टर्स का शिकार होगी। तो बेसिकली ये जो सारे बफर सिस्टम्स होते हैं ये आपकी बॉडी में एसिड बेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपके रेस्पिरेशन को, आपके किडनी के, जिससे आपकी यूरिनेशन होनी है, जो आपका जितना भी फंक्शन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगर हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स का, यानी जितने भी हमारे यूजफुल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अगर इनका हम आप बॉडी में फंक्शन पढ़े ना, तो ये क्या करते हैं कि ये आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये है जितनी आपकी बॉडी में पानी का मतलब अमल दखल है ना, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, बैलेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। टिश्यूज इसके अलावा अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये आपकी बॉडी के पीएच को मेंटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर पीएच मेंटेन नहीं होगी
तो या आपकी बॉडी में एसिडिटी हो जाएगी या आपकी बॉडी में बेसिसिटी हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो आपके न्यूरोमस्कुलर इरेटेबिलिटी या एक्साइटेबिलिटी है ना, ये जो आपके नर्व्स और आपकी बॉडी के सारे मसल्स काम कर रहे हैं, ये भी इसी वजह से, एसिड और बेस की वजह से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ना ये सारा जो बायोकेमिस्ट्री का कोर्स है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। लास्ट में 3 टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एसिड बेस बैलेंस। ये आपके पूरे मतलब जो है ना 3 जो टॉपिक्स है ना, ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी या हम इसको बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे। तो होपफुली आपको ये समझ आ गए हैं। यहाँ पर बच्चे आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।